पूरी क्यों नहीं हो रही है? 32 पेज की 40 पेज की कॉमिक 100 रुपीज में, सबका दुख है कि कैसे मैनेज। एक टाइम ऐसा था जिसमें मैं 3 जिम की का मेंबरशिप थी मेरी। हमेशा ब्लॉकबस्टर कॉमिक्स हुई हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है मल्टी स्टार? मेरी जो फेवरेट कॉमिक्स है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। फिर कुछ दिन बाद एक एनिमेशन आया, पर फिर हताश हो गई, कुछ नहीं हुआ। सो आप कब तक हमारे इमोशन से खेलते रहेंगे सर? मतलब थोड़ा 25 साल, सा। 24-25 साल की उम्र हो गई और मुझे बेड रेस्ट बता दिया गया था। तो कल कोई एक ही कॉन्सेप्ट काफ़ी होता है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ले जाने के लिए कहीं भी। और कहीं बस के आगे कार रोकी और मैं उतर के मैंने कहा नीचे उतर, नीचे उतर, और मैंने उस पर रिवॉल्वर तान दिया। Welcome to the Urban Yogi Club. बस 10 सेकंड रुक जाओ दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा यकीन है आप ये वीडियो बहुत इंजॉय करेंगे। मेरी मेहनत रही है जो दूसरी बार मैं ये संजय गुप्ता सर के साथ एपिसोड ला पाया हूँ। प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं और मेरे वीडियोस और कंटेंट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। स्वागत है सभी दोस्तों का द अर्बन योगी क्लब में। और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं संजय गुप्ता जी, द वन एंड ओनली। वेलकम ऑल द जूनोनिस्ट फ्रॉम राज कॉमिक्स। सारे दर्शकों को स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है अर्बन योगी के सभी व्यूअर्स को और जितने भी कॉमिक्स के फैंस हैं उन सबका स्वागत है। नमस्कार। As promised, हम ले आए संजय सर को, and this is your host Akshay from the Urban Yogi Club podcast, and this is our 30th special. Welcome sir, thank you so much. आपका second time and it's an honor to have him again. राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, बहुत सारी टाइमलाइंस चल रही हैं, बहुत सारा प्रोग्रेशन हो रहा है। मैं आपसे प्राइस के पॉइंट पे ही बात करना चाहूँगा। दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ फैन, बहुत सारे फैन रिक्वेस्ट किए, उसके बारे में बात करेंगे, हाउ कैन वी वर्क इट आउट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़, what's ongoing with the Raj Comics by Sanjay Gupta इस टाइम पे? क्या अभी करंट प्रोग्रेशन है, टाइमलाइंस क्या क्या चल रही हैं पैरेलली? प्लीज थोड़ा सा आप बताइए दर्शकों को। देखिए, हमने शुरुआत करी राजकुमार भाई संजय गुप्ता की 2020 में, और शुरुआत में हमने जो कॉमिक्स निकाली वो डिप्रिंग से हमने स्टार्ट किया था। पहली युगारम कॉमिक्स थी जिसमें हमने नागराज के 5 जो फर्स्ट इश्यूज थे उनको रिप्रिंट किया था, और उन्हें पहली बार पूरी 40 पेजेस की जो कॉमिक्स थी उनको हम लेके आए थे। उसके बाद जो पहला साल था वो हमारी नई कॉमिक्स की तैयारियों में गुजरा, जिसमें राइटिंग रही, नई कॉमिक्स की आर्टवर्क वगैरह रहा, तो हमें ऑलमोस्ट 1 साल लगा था। उसके बाद से हमारी नई कॉमिक्स आनी शुरू हो गई थी, जिसमें सुपर कमांडोज रूपी ट्रैप थी, और नागराज परले का देवता तुलसी के साथ थी, और नागराज की हमारी नागरम सीरीज़ की पहली कॉमिक्स थी आदि पर। तो ये सब सीरीज़ नई शुरू हुई थी। भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज़ थी, और अब डोगा का हमारा रक्त कथा सीरीज शुरू हुआ था। तो रक्त कथा अभी इसी मंथ में हमारी ख़त्म हो जाएगी। 5 पार्ट्स की ये सीरीज़ है, और वो पहली हमारी सीरीज़ पूरी होने जा रही है इस डोगा की रक्त कथा। और इससे पहले हमारी एक सीरीज़ जो है शक्ति रूपा सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी, और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ ख़त्म होगी वो स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़ की है। डॉग प्रॉमिस उसका आखिरी भाग है, वो पूरा होने वाला है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सारी नई सीरीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन। तौसी का आगमन जो रहा राज कॉमिक्स में, वो एक बहुत बड़ा एक नई शुरुआत थी उससे। क्योंकि तुलसी कॉमिक्स बेसिकली तौसी करेक्टर हम सन 2000 से पहले ही हमने एक्वायर कर लिया था तुलसी कॉमिक्स से, और उसकी पहली रिप्रिंट राजा पगल बुक से राज कॉमिक्स में प्रकाशित हो चुकी थी। फिर एक लंबा अंतराल आया जिसमें लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद हमारी राज कॉमिक्स बाय संजय का स्टार्ट हुई। तो हमने उसको तौसी को अपने नागराज के साथ लाने का निश्चय किया। उसके बाद नई सीरीज को लॉन्च नहीं किया, और वो सेम वो अब शुरू हुई है। शुरू। हाँ जी। सो क्या वजह थी तौसी को वापस रीइंट्रोड्यूस करने की? आपको क्या लगा उस कैरेक्टर में से क्या खासियत है जो वो राज कॉमिक्स को दोबारा रीएस्टैब्लिश करने में एक अच्छा पार्ट लेगा? ठीक है, वो तुलसी कॉमिक्स का एक फ्लैगशिप कैरेक्टर था। तो और ये किसी भी फैन की आप देखेंगे को इच्छा रहती है कि एक कॉमिक कंपनी का जो कैरेक्टर है वो दूसरी कॉमिक के कैरेक्टर के साथ जो है वो आए, और राइटर्स उनको किस तरीके से, नए राइटर्स या उसको
अगर दो करेक्टर एक साथ आते हैं तो उनका कंपटीशन या उनका जिस तरह से भी कहानी किस तरह से लिखी और या सोची जा सकती है, तो नेचुरली होता है। नागराज जब भी सुपर कमांडर ज़रू के साथ आया तो उसके अंदर पाठकों को मज़ा आया। दो अलग अलग जो करेक्टर्स हैं उनकी जो कार्यविधि है, और वो जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, साथ हो या टकराव हो, वो अच्छा लगता ही है। मल्टी स्टारर विशेषांक हो या ध्रुव और नागराज की जुगलबंदी हो, वो हमेशा ब्लॉकबस्टर कॉमिक्स हुई हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है मल्टी स्टारर? मेरी जो फेवरेट कॉमिक्स है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। नहीं, आप क्या पसंद है? हाँ हाँ, मेरी पसंद है वही है, नागराज सुपर कमांडर ज़रू, जो सबसे पहले मैंने लिखी थी। सबका अपना पर्सनल होता है राइट, तो उसमें तो बिल्कुल इट शुड नॉट बी कंट्रोवर्शियल से। तो दैट इज योर फेवरेट थिंग कि उसमें इसमें इसी वजह से फेवरेट है कि आपकी पहली मल्टी स्टारर थी, या उसमें कुछ ऐसा आपको स्पार्क दिखा स्टोरी में जो आप दोबारा नहीं? मैं देखिए, क्योंकि पहली बार दो बड़े करेक्टर्स साथ आ रहे थे, तो इंडियन कॉमिक्स में जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा था। मुझे लिखने को मिला, मैंने खुद लिखा, तो उसको लेके जो यादें हैं कि राइटिंग को लेके, और जो जो उसको लेके एंथुसियाज्म था उस समय, जब तक आर्टवर्क बन के नहीं आ गया। फिर वो कॉमिक्स की सेल्स जो थी, वो उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अच्छी सेल्स हुई हैं उसकी। वीडियो धमाकेदार कॉमिक्स की। मल्टी स्टारर में पूछा था, जैसे ज़लज़ला, कोहराम, उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया है, तो उसमें से आपका मनपसंद कौन सा है? देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें 2-in-1 की, तो मुझे राजेंद्र की तबाही का बहुत ज़्यादा वो था, बहुत ही शानदार कॉमिक्स बनी थी। उसके बाद तो फिर जो भी आपकी मल्टी स्टारर में कॉमिक्स आती रहीं, ज़लज़ला बोले या कोहराम बोले, सभी बेहतरीन कॉमिक्स थी, और सभी ने जो है पाठकों को भी दीवाना करा, और हम भी। हाँ नहीं, राज कॉमिक्स पे है तो वो तो डेफिनेटली बनता है। तौसी का जैसा इंट्रोडक्शन आप री इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे थे, सो आपको वैसा रिस्पॉन्स भी उससे मिला? कैसा? बिल्कुल बिल्कुल मिला। अभी फल्ले का देवता का बहुत ही स्टोरी लाइन बहुत ख़ास और बहुत ही अनूठी है, और सभी को उसका इंतज़ार है। तो दुर्भाग्यवश काफ़ी डिले हो गई है, लेकिन अब तेज़ी से उस पर काम शुरू हो चुका है। और फिर उसके बाद तौसी को हम इसमें नागग्रंथ में भी लेके आए हैं, और नागग्रंथ में जो उसका रोल है वो प्रलय का देवता के बराबर ही एकदम नया और अनूठा रोल है, मतलब हिला के रख देगा जो भी पड़ेगा उसे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, और सारे राज कॉमिक्स फैंस आई एम श्योर इंतजार कर रहे होंगे। सो आई एम श्योर आपकी कॉपी लेना ना भूलें, और जैसे आपने राज कॉमिक्स को अपना प्यार दिया है, वैसे ही अब हमारे क्लब और हमारे पॉडकास्ट को भी दें, एंड सब्सक्राइब टू दैट बटन राइट नाउ। अब तौसी का इंट्रोडक्शन हुआ, स्टोरी लाइन दोबारा डेवलप हुई। सो अभी टाइम लाइन 3-4 पैरेलल्स में चल रही है, अलग अलग सेम कैरेक्टर की। नागराज अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहा है, आपने दोबारा से शुरू किया, नागराज को रीइंट्रोड्यूस किया, उसी पुरानी टाइम लाइन को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप आगे ले जाके कहीं मैचअप करना चाहते हैं, या इनको इंडिविजुअली चलाना चाहते हैं? आगे जाके देखिए क्या होगा, वो तो मेरे ख्याल में डिस्कशन का वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कहानी का जो रोमांच है वो ख़त्म कर देती हैं। अब उसके लिए मैंने अभी कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करा कि मुझे क्या बताना चाहिए, किस तरह बताना चाहिए, और हो सकता है मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उससे भी सस्पेंस बन जाए। बेसिकली रोमांच चाहिए। तो आतंककर्ता नागराज की सीरीज चल रही है, विश्वरक्षक नागराज की सीरीज चल रही है, और नरक नाशक नागराज की। फिर ये तीनों ही सीरीज इस समय पैरेलल हमारे कॉमिक्स में आ रही हैं। तो तीनों की ही स्टोरी लाइन अलग है, डिफरेंट, और तीनों ही कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो उसमें सस्पेंस ऑलरेडी है विथ हिंट्स, तो वो तो क्या नाम है, तीनों कहाँ जाके जुड़ेंगी, किस तरीके से होगा, अलग रहेंगी, वो तो आने वाला समय होता है। वो तो क्रिएटर्स माइंड बताएगा आई थिंक, और जैसा जैसा इंट्यूशन आपका कहता है वैसा हम जाएंगे। सो ये लास्ट टाइम जब हमने बात की थी 2019 की बात है, सो आप ज़्यादा इन्वॉल्व थे स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग और क्रिएशन में, दैट वाज मोर योर एरिया। और अब मुझे लग रहा है
बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व? नहीं, बिजनेस के एस्पेक्ट में आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते। जब आप क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं तो आप प्रिंटिंग हो गया, प्रोडक्शन या फिर मार्केटिंग, ये सब चीज़ें ठीक है, आपका थोड़ा बहुत उसमें एक सुपरविज़न रहता है, लेकिन पूरी तरीके से आप नहीं कर सकते। और रही बात आर्टवर्क की, तो कहीं ना कहीं राइटर को आर्टवर्क की तरफ भी देखना पड़ता है कि जो जो स्टोरी वो लिख रहा है वो किस स्टाइल में जा रही है। तो प्री प्रोडक्शन में स्टोरी आइडिया, स्टोरी डेवलपमेंट हो गया और एक्सप्लोरेशन हो गया। उसके बाद उसको आर्टिस्ट के पास भेजना, आर्टवर्क बन के आता है, उसको एडिट करना। तो जब ये पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद वो प्रिंटिंग में चला जाता है। A to Z, मतलब हाँ, कोई ऐसा सेगमेंट है आप जो छोड़ना चाहेंगे और आप किसी और सेगमेंट में ज़्यादा आना चाहेंगे? लाइक बिल्कुल। मैं ज़्यादा मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्टोरी में है। जी, वो तो है। बट एनिमेशन कब आ रहा है सर? व्हेन इज द एनिमेशन एनीमे मूवी कमिंग? कुछ भी देखिए, दर्शक पागल हो गए इंतजार में, वी आर जस्ट क्रेजी अबाउट इट। मिनी सीरीज़ मैंने अनाउंस की हुई है जिसमें तिरंगा, आपका शक्ति और परमाणु। मिनी सीरीज से इसका मतलब ये एनिमेशन रहेगा प्रॉपर, इसमें आपको रियलिस्टिक? हाँ, ये 3D है। अच्छा, 3D एनिमेशन है और ये 4 पार्ट की हम सीरीज़ बना रहे हैं और उस पर मॉडलिंग का काम हो चुका है, अब डबिंग का काम चल रहा है। तो ये बहुत जल्दी इसका जो भी प्रोग्रेसिव होगा मैं बताऊंगा समय समय पर, जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। तो डब आर्टिस्ट आपने दिल्ली से एक्वायर किए या कुछ स्पेशल आप? नहीं, एक्चुअली वो स्टूडियो जो है जो हमने हायर किया है वही कर रहा है। प्रॉपर एनिमे और सारा स्टोरी लाइन आपने दे दिया, वो बस आपको एनिमेशन और डबिंग पूरा प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी। सो सीरीज के कितने एपिसोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 4 एपिसोड। कब तक दर्शक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 6 महीने, 4 महीने? हाँ, टाइमलाइन तो मेरा तो इसी ईयर एंड तक है प्लान। अगर चीज़ें सही तरीके से जाती हैं तो आई थिंक दिसंबर तक हम इसको रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। फैंटास्टिक। इस एरिना में आके ऑलरेडी मैं अपने कॉमिक जॉनरा में चला जाता हूँ एंड आई फील सो एक्साइटेड। I really want to steal some of the comics, to be honest with you, Sanjay sir. It would be no shame if I do. So please don't mind. और बट आते हुए स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम बचपन में तो चले जाते हैं। इट ऑलवेज मेक्स अस नॉस्टैल्जिक जब भी इस तरह की बातें होती हैं। सो बट राज कॉमिक्स के जुनूनी बार बार उम्मीद लगा के बार बार हताश हुए। जब भी उन्हें एनिमेशन के बारे में पता चला है, कभी मूवीज़ के बारे में पता चला है, कभी लगता है कुणाल आने वाले हैं, एक्टर रणवीर आने वाले थे, रणवीर सिंह का अनाउंसमेंट हुआ था एंड जॉन अब्राहम की बात थी। फिर हमारी उम्मीदें जागी, फिर हमने एक टीज़र देखा, फिर कुछ दिन बाद एक एनिमेशन आया, पर फिर हताश हो गई, कुछ नहीं हुआ। सो आप कब तक हमारे इमोशन से खेलते रहेंगे सर? मतलब थोड़ा सा। हाँ, मैं समझता हूँ ये इमोशन से खेलना, क्योंकि मेरे लिए भी वो उतना ही है जितना आप लोगों के लिए है। तो ये एक भाग्य है, भाग्य का चक्र चल रहा है। तो कोशिशों में लगे हुए हैं जब भी हो सके। मैं तो समय समय पे डोवा की जब शॉर्ट मूवी भी बना चुके हैं, इसीलिए जी जी, नागराज के हम लोग एपिसोड भी बना चुके हैं सन 2000 से पहले। बट वो प्रोडक्शन में ही रह गए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब दर्शकों की उम्मीद जागी, बट फिर हाँ, यही हमारे साथ मतलब यहाँ पे एक्चुअली आपका बिकॉज आप इसमें इन्वॉल्व है, आप बहुत सारे फेजेज चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप मैनेज कर जाते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन। हम होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ आएगा और फिर रिपीटेड ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। नहीं, हम दुख की बराबरी एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। दुख तो होता ही है। हम अगर मान लीजिए 10 जनों का सैंपल भी लेंगे तो किसी को ज़्यादा किसी को कम दुख तो दुख ही है। कोई सह लेता है, कोई दिखा पाता है, कोई नहीं दिखा पाता है, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है, बस इतना ही है। तो अभी नागराज की स्टोरी लाइन डेवलपमेंट में किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? अगर ये नेचुरली बन के आ रहा है जैसे डेवलप हो रहा है, या फिर आपको कुछ यहाँ पे ब्लॉकेट्स मिल रहे हैं जिसके स्टोरी लाइन डेवलप करने में? नहीं, कोई ब्लॉकेट्स नहीं। वो
एक ऐसी जगह पे स्थापित हो गया है जी कि जो भी नए प्लॉट्स हैं या नए कहानियाँ हैं, नए करेक्टर्स जो उसके साथ आने हैं, वो सब अपने आप कहानियाँ इतनी मतलब इतना वास्ट उसका यूनिवर्स हो गया है जी कि वो कहानियाँ बहुत आसान हो गई हैं अब लिखनी। ओके लाइक इट सो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा भी मेन कंसर्न है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता को लेके जो सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लग रहा है, जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा, लाइक सर्कुलेशन को लेके या फिर न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने को लेके, क्या आपको सबसे बड़ा चैलेंज लगता है? देखिए, मैं एक क्रिएटिव के तौर पे मैं ये सब चैलेंजेस देखता नहीं है। एज अ बिजनेसमैन के तौर पे मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। ओके मैं सुबह सो के उठता हूँ, फिर आप सुबह नहीं उठते हैं, हम मुझे झूठ बोले, मुझे पता है कितने बजे आप सोते हैं, तो आप व्यूअर्स के साथ मुझे आपका टाइम वो सुबह शाम मतलब मेरी जो भी सुबह शाम है। जी तो जब मैं अपने टेबल पे बैठता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ, मेरे को बाकी चीज़ों का ध्यान रहता है। मेरा ध्यान एक ही चीज़ पे होता है कि मुझे कहानी को तैयार करना है। मेरे चैलेंजेस कहानी के अंदर है, मेरे चैलेंजेस बाहर नहीं हैं। बाहर के चैलेंजेस जो है वो मेरी जो मार्केटिंग टीम है, जो प्रोडक्शन है, उन लोगों के लिए है। मेरा बेटा उसे संभालता है, वासु, तो वो उसके लिए चैलेंजेस हैं। जी मैं कॉमिक्स हूँ से हम आगे मैं कॉमिक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ समझाइए हमें। नहीं 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 नहीं, वो मेरे को लगता है कंफ्यूजन है। तो जो मेरा सबसे पहले स्लोगन मैंने स्टार्ट किया था वो था, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून है। अगेन जिसने इवन हमारे जूनियर्स को इंस्पायर किया और आज बहुत बड़ा एक सबसे पहला था ओनली राज कॉमिक्स, ओनली राज कॉमिक्स। उसके बाद हुआ राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। और राज कॉमिक्स से मेरा जुनून को आप इस तरह से ले कि जो भी बोलेगा राज कॉमिक्स से मेरा जुनून, तो उसका जुनून है वो। उसके बाद ये आया मैं कॉमिक्स हूँ, जब मुझे फील हुआ कि हाँ मैं हर समय कॉमिक्स के बारे में सोचता हूँ, हर समय कॉमिक्स के अंदर डूबा रहता हूँ, तो मैंने अपने बारे में लिखा मैं कॉमिक्स हूँ। ये मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा। मुझे नहीं पता था कि ये कभी आगे इस तरीके से कॉमिक्स के साथ जुड़ेगा। तो हमारे बेंगलोर के एक राज कॉमिक्स के फैन हैं, सनी कुमार। तो हमने जब लास्ट ईयर बेंगलोर में कॉमिक कॉन लगाना था, तो वो हमारे साथ जुड़े थे एज वॉलंटियर। बाद में सुपर फैन उनको मैं पुकारने लगा। जी 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 तो उन्होंने ये एक डिज़ाइन करके भेजा था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था मैं कॉमिक्स हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसको फिर अपने कॉमिक्स में स्लोगन की तरह कर दिया। ये सिर्फ राज कॉमिक्स से संबंधित नहीं है, ये एक ऐसा स्लोगन है जो कोई भी बोल सकता है मैं कॉमिक्स हूँ। जो भी किसी भी कॉमिक्स का फैन हो वो इस स्लोगन को बोल सकता है। अभी कल परसों ही मैंने एक नया स्लोगन बनाया है। वो है बेसिकली क्रिएटिव्स के लिए, जी अपने सपनों को थाम लो। सपना हर कोई देखता, लेकिन हर कोई अपने सपने को किसी के सामने ला नहीं पाता। सुनाना चाहता है, सुना देता है, बस वो वहाँ ख़त्म हो जाता। तो मैं तो कहता हूँ, मैं अपने सपने देखता हूँ सुबह, जब भी मैं सो के उठता हूँ उन सपनों को जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, बेड से उठने से पहले मैं उन्हें याद करता हूँ। फिर उसको मैं जो है अपने व्हाट्सएप पे उसको राइट डाउन करता हूँ अपने मोबाइल में। और वो आइडियाज़ जब अलग अलग कहानियों के साथ वो जुड़ने शुरू होते हैं तो बहुत अच्छी कहानियाँ बनती हैं। ओके सो अपने अपने सपनों से आप इंस्पायर होते हैं, उसको किस तरह से ढाल पाए। सो ये सब आपने कुछ मेडिटेट वगैरह करते हैं, और डू यू डू समथिंग लाइक दैट जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ थोड़ा सा थॉट्स को ज़्यादा? देखिए, मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन में रोज़ करता हूँ हम। और एक और ख़ास बात है कि जिस समय मैं कोई भी कहानी पढ़ रहा होता हूँ, तो उस समय भी मेडिटेशन की स्थिति में मैं अपने दिमाग को लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि बाहर के जो विचार हैं वो दिमाग को डिस्टर्ब ना करें। जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, उस कहानी को डूब के पढ़ सकें। भी हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, वो इधर उधर भागता है। तो उस समय आप कहानी को बारीकी से नहीं पढ़ सकते।
तो मेडिटेशन की स्थिति तो मेरे ख्याल में कला अपने आप में मेडिटेशन है। तो आप अगर डूब के अपनी कला में लगे हुए हैं तो उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। एंड आर यू रिलीजियस गाय? आप थोड़ा सा फील करते हैं रिलीजियस, या फिर मतलब ओकेजनली है, या फिर नहीं, मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं आध्यात्मिक भी हूँ। तो वो है। अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट अभी किस तरफ है? मतलब व्हाट आर यू रीडिंग नाउअडेज? मैं रीड कोई कोई एक चीज़ नहीं करता। जी, जहाँ भी कोई अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं। राइट। तो आपके कोई फॉलो करते हैं, लाइक बाबा बागेश्वर आजकल बहुत चल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बाबा बागेश्वर को मैंने फॉलो कर रखा है, अच्छा लेकिन मैं ये नहीं कि मैं जाता हूँ और मैं सुनता हूँ। जी, मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे संत हैं। उनसे मुझे क्या मिलता है, मैं अपने अंदर क्या क्या चीज़ों को सीख सकता हूँ। अब विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी इंसान कुछ अच्छा बोल रहा, उसमें किसी बाबा की बात नहीं है। सिर्फ बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और भी बहुत लोग हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। उनको मैं मोटिवेट होने के लिए नहीं सीख रहा, देख रहा वो क्या क्या बोलते हैं। उनसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो इसलिए मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। मैंने कचरा पेटी कॉमिशन की, कचरे से भी आप अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं। दुनिया कहते हैं कि कचरे में सबसे ज़्यादा कमाई। वो आपने ये वाली फिलॉसफी आई थिंक डोगा के थ्रू काफी अच्छे से सजेस्ट शेयर भी की है ऑडियंस के साथ। बिल्कुल 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 सही बात है। साझा भी किया है काफी लोगों के आपको हमेशा देखिए, मेरा जो अध्यात्म है वो यही है कि किसी के साथ कभी भी बुरा मत करो, किसी के लिए कभी बुरा मत सोचो। जितना हो सकता है आप इस दुनिया में किसी के लिए अच्छा कर सकते हो, किसी का सहयोग कर सकते हो, किसी से खुश होकर बात कर सकते हो, किसी को स्पेशल महसूस करा सकते हो, किसी के साथ दो शब्द बोलने से अगर मुस्कान आप दे सकते हो, तो ये है। ये राज कपूर का गाना याद आ गया जी, किसी की मुस्कुराहट। मैं इंस्पायर था उस गाने से, बिल्कुल। और वो एक डायलॉग था क्या, मेरा नाम जोकर का, कि शो मस्ट गो। ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ एक ही चीज़ें आपको जीवन में चाहिए इंस्पायर होने के लिए। आपको रोज रोज इंस्पायर होने के लिए नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ मूल मंत्र अपने जीवन में बचपन से लेकर अब तक डाल लिए हैं, तो आपको और कुछ जरूरत है ही नहीं। थैंकफुली सर, आप जिस काम में हैं वो आपका पैशन, प्रोफेशन और आपका हॉबी सब कुछ एक साथ मिला के खड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे सबको ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती। अलग अलग जगह ढूंढते हैं, पैसा, पैशन, प्रोफेशन और इंटरेस्ट, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। सो आई थिंक उनके लिए डेली मोटिवेशन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी rather देन आप जैसे व्यक्ति के लिए जो इसी काम के साथ ऑल द टाइम इन्वॉल्व है और एब्सोल्युटली पैशनेट है। सो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। नाउ थोड़ी कॉमिक्स की बात करते हैं। राइटर्स ब्लॉक आप काफ़ी फेस करते होंगे, लिखते हुए इतनी सारी कॉमिक्स, और चैलेंजेस आते रहे पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह के। तो मेन चीज़ें क्या होती हैं जो आपको इस तरफ पुश कर देती हैं राइटर्स ब्लॉक के? आपने ऐसा समझा होगा ओवर द टाइम। नहीं, सन 1990 के आसपास, मतलब किसी साल की बात है, उस दशक में हम लोग, मतलब मैं पहली बार राइटर्स ब्लॉक में नहीं जानता था क्या उसमें टर्म क्या है, लेकिन मैं उससे प्रभावित हुआ। मेरी पूरी टीम जो थी उस समय इस चीज़ से परेशान हुई कि अब आगे क्या। हमने नागराज, डोगा और भोपाल इत्यादि के जो पॉइंट्स लिखे थे, वो एक जगह तक पहुंच गए। मेरा कोई अध्ययन नहीं था, कहानी शौकिया शुरू करी थी, जिस उम्र में शुरू करी थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, अब आगे रास्ता रुक गया। अच्छी कहानियाँ कैसे लाई जाए वो कुछ समझ में नहीं। उसके बाद मैंने फिर लोमड़ी, काली विधवा, आई लव यू सीरीज एक दिन अचानक ऐसे ही बैठे बैठे
मैंने कहा ना मुझे ये टर्म नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अच्छी कहानियाँ आइडिया प्लॉट आइडियाज़ जो है वो बना नहीं पा रहा। तो एक दिन बैठे बैठे मेरे सामने तरुण पारवाही जी बैठे थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा सर मैं अब आपको शुरू करता हूँ, आप लिखना शुरू कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ। और वो हमने शायद 2 ढाई 3 घंटे में पूरी सीरीज़ का आइडिया डेवलप कर लिया। मैं बोलता गया, वो लिखते गए कि किसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये। वो दिन था, उसके बाद मैंने आज तक कभी राइटर्स ब्लॉक को कभी महसूस ही नहीं करा। वो एक बांध रुका था और वो खुला तो फिर आज तक बहता जा रहा जो भी है वो समझ में आ गया कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। है जी। जैसे मैंने कहा ना, आज मुश्किल नहीं है। आज अगर कोई चैलेंज है तो ये है कि हमारे पास जो आइडियाज़ हैं उनको और बेहतर कैसे बनाना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी अच्छी से अच्छी होनी। ये मेन चैलेंज है, बाकी अदरवाइज स्टोरी लाइन इस टाइम पे प्रॉपरली है। अब कभी ये जैसे मॉडर्न टर्म्स है एंग्जाइटी, पैनिक, इस तरह का आप कुछ फील किया है टाइम्स, यू नो, सिंस यू आर सो मच इनटू क्रिएटिविटी, सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। देखिए ये बहुत एक नेचुरल वो है, पैनिक और एंजाइटी मुझे तब होती है जब मुझे लगता है ना कि जल्दी से कॉमिक्स मेरे हाथ में आ गया। जिस दिन प्रिंटर के यहाँ से आनी होती है कॉमिक्स और उसके यहाँ से निकली है और मेरे हाथ में पहुँचने तक और वो जो एनवेलप को खोलने तक बहुत एंजाइटी रहती है, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब मैं देख लेता हूँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो ख़त्म। ऐसा स्लीप एंड ऐसे कभी इतना परेशान हो गया हूँ कि ऐसे नींद नहीं आ रही, मतलब अभी कॉमिक के रिलीज के इतना स्ट्रेस है, या फिर मतलब आप। हाँ, अपना समय समय पे जो था वो सब चीज़ें हुई हैं, उन सबसे जूझे हैं। मैं काफ़ी साल पहले इंसोमेनिया का शिकार हुआ। वाह। और उसको मैंने बहुत मुश्किल समय गुजारा, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि मैं हमेशा अपने आप को अंदर से खुद ही फील करता हूँ कि मेरी सबसे पहली दिक्कत ये होती है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, बीमारी होती है, उसे मानने को तैयार नहीं होता जी। वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दुगना कर देता। तो मैंने ये एक मेरे साथ और हुआ था। मेरी बैक प्रॉब्लम हो गई थी, आप स्पॉन्डिलाइटिस कह सकते हैं। और मेरा बहुत छोटी उम्र में, मतलब 24-25 साल की उम्र हो गई थी, और मुझे बेड रेस्ट बता दिया गया था। और मैं काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट में रहा, और वो टाइम ऐसा था बहुत कठिन था। मतलब राइटर्स मेरे पास आते थे और वो चेयर पे बैठ के और मैं लेट के उनसे कहानी सुना करता था। तब मैंने एक दिन ये महसूस किया कि सबसे पहले तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं जो भी मुझे कहता था कि यहाँ इलाज कराने चले जाओ, इस डॉक्टर के चले जाओ, इस शहर में चले जाओ, मैं उठ के चल लेता था। जी। उसके बाद जो हिजने वाले थे वो भी परेशान हो गए, लोगों की रिकमेंडेशन आनी बंद हो गई। जी जी। फिर मैंने अपने आप को समझा कि क्या ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैंने माना, फिर उसके साथ मैंने लड़ना सीखा। और जो मेरी एक बार एक्सरसाइज करते हुए जिम में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो और ये प्रॉब्लम जिम जाके ही ठीक हुई। स्पॉन्डिलाइटिस। ओके। वो आपने जिम में काफी टाइम। जिम का तो नहीं, जिम का तो ये था कि मैं एक बार एक जिम को विजिट करा, तो वहाँ देख के मुझे लगा कि नहीं, मतलब योगा कहानियाँ लिखता हूँ मैं, और इंस्पायर था बॉडी फिजिक्स से। जी। तो मैंने कहा चलो अब हम ट्राई तो करना बनता है एक बारी जिम करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे फ्रेंड है विकास रोहन, इनके साथ मैंने जिम जाना चाहिए। और वो इतना ज़्यादा मेरे को हो गया कि मैं एक टाइम ऐसा था जिसमें मैं 3 जिम का मेंबरशिप थी मेरी। और वो किस लिए थी कि किसी दिन ऐसा हुआ था कि वो एक जिम बंद था। उस दिन मैं बहुत बहुत परेशान हुआ। ओके। मतलब इतना पैशनेट हो गए थे कि जिम करना ज़रूरी है, और तो सुबह शाम हम जाते थे। तो वो बंद हो गया, तो मैंने कहा नहीं यार। वही इंसोम्निया की बात आप उससे रिलेट करके, लाइक स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपने फिर और कैसा, फिर मतलब सोना होना बंद हो गया था? नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से नहीं हुआ था। इंसोम्निया भी स्टार्ट हुआ इस बीच, अभी टाइम हो गया। तो शुरू में बहुत मुश्किल होता था। मैं जैसे रात को उठ जाता था, और ये सब चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी हुई थी वो महसूस हुई। अब आज को पूरी रात जगे रहोगे, फिर नेक्स्ट डे आपको दिमाग का काम करना है, राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी।
सब चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चला। उसके बाद अगेन फिर जैसे मैंने कहा कि उसको मैंने समझाई, एक रात या मोमेंट ऐसा आया कि मैंने कहा यार इतना परेशान क्यों हो रहा, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, तो उसको उसके साथ झगड़ा करके स्ट्रगल करके कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले मैंने उसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार अब क्या, अब रात को जागा हुआ हूँ तो कुछ करते हैं। तो मैंने रात को वहाँ से जिस भी समय मेरी नींद खुल गई या नहीं लगी, मैं बैठ गया, अपना काम शुरू कर दिया गाने। तो जब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, उसके बाद उसने मुझे उतना परेशान नहीं किया। धीरे धीरे दिमाग का वो स्ट्रेस खाली हो गया। हाँ, धीरे धीरे वो जो नींद जैसे पूरी रात नहीं आती थी, फिर 1 घंटे आने लगी, 2 घंटे आने लगी, 3 घंटे आने लगी। सेम अब क्या होता है, अब मैं सोता हूँ तो कई बार मैं 8 घंटे सो जाता हूँ लगातार, कभी मैं 3 घंटे में उठ जाता हूँ, 2 घंटे में उठ जाता हूँ। तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं क्यों जल्दी उठ गया। मैं उठा, मेरे साथ मेरी टेबल है, वर्क स्टेशन है, उस पर मैं अपने फ़ोन के पहले काम शुरू कर देता हूँ। नहीं, बट आप अगर मान लो 8 घंटे की नींद यूजुअली आदमी लेता है, पर 2-3 घंटे लेके वो टायर्ड फील नहीं करेगा? नहीं, वो सब चीज़ें हुई, जैसे फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरी 2 बजे नींद खुल गई, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। अगेन फिर मैं 6 बजे तक काम करता हूँ, 6 बजे एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करके फिर मैं उसमें बैठ जाता हूँ, 2 घंटे और काम करता हूँ, जितनी देर तक वो कहानी चल नहीं है, फिर मैं अगेन सो जाता हूँ। अब दोबारा सो के वो जो बची हुई नींद है वो पूरी हो जाती है। तो 3 घंटे आए, 4 घंटे आए, कई बार तो ऐसा हुआ मैं सुबह 10 बजे सोया और 5 बजे उठ रहा हूँ, यानी कि वो दिन की नींद मेरी ज़्यादा लंबी है। तो बस यही है, यही फायदे हैं सेल्फ बिजनेस होने में। आप जब सोइए ना, नहीं है एक्चुअली बिजनेस नहीं है। अगर मैं बिजनेस देख रहा होता तो ये इतना आसान नहीं होता शायद। बिजनेस इन ऑब्जेक्टिव सेंस बोल रहा हूँ, मतलब हाँ आपके पास है वो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब टू सपोर्ट अपनी। आई थिंक ये जितने भी क्रिएटर्स होते हैं वो उन सब के साथ है कि अगर वो देख, मान लीजिए कि मैं लिखना शुरू करता हूँ, कोई भी राइटर लिख रहा है, तो राइटर क्या करेगा, वो रुक नहीं जाता जब तक उसके माइंड में कहानी का वो फ्लो चल रहा है और वो स्टीम चल रही है, तो वो लिखता रहेगा। तो हो सकता है कि वो जनरली 8 बजे लिखता था, हो सकता है वो 12 बजे तक वो लिख रहा है। तो जो 9 या 10 बजे सो रहा था, अगर 12 या 1 बजे सो रहा है, तो नेचुरली उसकी नींद कहीं का पैटर्न कुछ चेंज होगा। तो ये सबके साथ ऐसी ही है। तो आप इसको ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, आपने माइंड हैंडल कर लिया एंड दैट्स ओवर द इयर्स। मतलब अभी 1984 से कॉमिक्स बनाते हुए 2023 ऑलमोस्ट 29 साल 30 साल की कनार पे हम पहुंच गए हैं। 1984 से आप कह रहे हैं 39 हुआ। 39 ईयर्स, माय बैड, मतलब थोड़ा सा बट 39 ईयर्स मतलब सो शुरू में आपने 10-12 साल कुछ चीज़ें सीखी होंगी, और पिछले 10-12 साल में आपने वो चीज़ें छोड़ी होंगी जो आपने सीख के अनलर्न करना वाली बात होती है ना, यू नो, जैसा काफ़ी प्रोफेशंस में होता है। आप कुछ चीज़ को गहराई तक उसको सीखते हो और फिर उसे अनलर्न करते हो, और मतलब आप भूल के उसको गलत साबित करके और कुछ नए स्टेप पे पहुंचते हो। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपके पाठक हैं उनके विचार सुनना, वो सुनते रहना, ओपन टू। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें माने, क्योंकि विचार बहुत सारे हैं। एक ही कहानी को लेके, एक ही आर्टवर्क को लेके, एक ही चित्रकार को लेके बहुत सारे विचार हो, तो आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है आप 100% अपनी कहानी में डाल रहे हैं, इतना काफ़ी है। राज कॉमिक्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था ऑलरेडी विमेन कैरेक्टर्स को शक्ति के रूप में एंगेज करके, एंड चंडिका, नताशा, एंड बहुत सारे इन्होंने यू नो इक्वल बेनिफिट देने की और इक्वल पावर्स और सपोर्ट देने की कोशिश की। हमारी हिंदुस्तान की कॉमिक्स में अभी फीमेल कैरेक्टर्स की बहुत कमी है, बहुत कम है। तो अब जैसे हमने शुरू किया है अल्फा कॉमिक्स, तो उसके अंदर हम अब काफ़ी फीमेल कैरेक्टर्स लेके आ रहे हैं, तो अब बहुत अच्छी कहानी है। जैसे आपने कचरे की बात की, अब मैं कचरे में भी खूबसूरती ढूंढ लेता हूँ, और आप जब डोगा की कॉमिक्स में पढ़ता हूँ तो वो कुत्ते के बारे में, जैसे कोई कुत्ता कचरा खा रहा होता है तो उसके बारे में बात करता है कि
एक कुत्ता भी कचरे में अपना खाना ढूंढ ही देखिए- लेता है, तो मतलब उस तरह की बातें जैसे तो मेरा अपना कॉमिक्स बनाने का, लिखने का साइंस है भी मेरे अंदर है। अपनी फिलॉसफी आप डालते रहते हैं कैरेक्टर्स में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ हमें कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ें डाली जाए। तो ये सब चीज़ें तो उठाई जाती हैं डे टू डे, जो भी चीज़ों के का सामना आप करते हैं, सिचुएशंस का, लोगों का, किरदारों का, वो सब चीज़ें आती हैं और उससे विविधता भी आती है, उससे ही नई कहानियाँ निकलती हैं। आजकल बहुत सारी कॉमिक्स और साथ में निकल रही हैं। आप वर्ल्ड बुक फेयर में गए, कॉमिक कॉन में जाते हो आप रेगुलरली, तो आपको बहुत सारे फैंस मिलते हैं। सो आपको किन कॉमिक्स से लग रहा है अच्छा स्कोप है आगे, इंडिया मार्केट में कैप्चर करने का? अभी जो ये बहुत शुरुआती स्टेज है। जितने भी कॉमिक्स कंपनीज है अभी, ये सब पे स्टार्ट में है, स्टार्टिंग में है। इतनी जल्दी किसी के बारे में कह देना तो शायद थोड़ा जल्दी नहीं होगा। होगा। लेकिन हाँ, सब पूरे जोश के साथ कर रहे हैं काम। और ये तो थोड़ा सेंस आती है कि हाँ सभी मिलके करेंगे जी तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे काफ़ी बड़े एक पाठक वर्ग को इकट्ठा कर सकते हैं, जिसकी कमी है। जी जी बिल्कुल। तो अगर नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, आज नहीं तो कल, कोई एक ही कॉन्सेप्ट काफ़ी होता है पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ले जाने के लिए, कहीं नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काफ़ी होता है। तो अच्छी बात है, लोग बाग आ रहे हैं और अपने नए नए आइडियाज़ को लेके आ रहे हैं, और जो भी कोई एक क्लिक कर जाए ले जाएगा। ऐसे कौन से नगीने आपने ऐसे ढूंढे हैं, आपको अप्रोच किया है इन बुक स्टोर्स और ऐसे फेस्टिवल्स में, जो आपको लग रहा है कि आपकी टीम में आए हैं और आपको लग रहा है अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं? अभी एट प्रेजेंट मैंने साहिल शर्मा है, प्रोफेसर अश्वत्थामा, उनकी सिग्नेचर भी बहुत अच्छी है। जी और आगे भी उन्होंने कुछ पाइपलाइन में है उनके अपने पब्लिकेशन से। वो चीज़ बर्गर करके उनका है, मुझे लगा उनमें काफ़ी दम है। उन्होंने मेरे साथ शेयर करे अपने आइडियाज़ वगैरह, और इस समय वो मेरे लिए 6 कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, वाह। जिसके अंदर मैंने बताया फीमेल कैरेक्टर है गंगा। गंगा का कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर का नाम गंगा नहीं है। और इसके अलावा भी और नई चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक देवेंद्र पांडे से के नाम से इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे नावल्स लिखे हैं। अभी पीछे उनके ब्राइट ड्रीम्स पब्लिकेशन ने शायद एक कॉमिक्स रिलीज़ की है। और बाली करके कोई करेक्टर है जी और एक उन्होंने करेक्टर हमारे लिए लिखा है अल्फा कॉमिक्स के लिए, वो भी जल्दी ही प्रोडक्शन में जाएगा। तो मुझे लगता है कि है, मतलब लोग हैं। अल्फा कॉमिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइए। आपकी सब्सिडरी है एक? हाँ जी, अल्फा कॉमिक्स हमने शुरू करी है, मेरे बेटे वासु ने शुरू करी है, जी और मैं वासु के साथ उसको गाइड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी 6-7 कॉमिक्स पे काम शुरू कर चुके हैं, जी और मुझे आशा है कि इस साल में हम उसको लॉन्च कर देंगे सितंबर या अक्टूबर में। अच्छा, उस पर थोड़ा न्यू सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुपर कमांडो ग्रुप की सीरीज है उसमें। फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं इसके बारे में, थोड़ा सा कुछ हाइलाइट्स दें। नहीं, वो फैंस इस बात के लिए वो एक्साइटेड है कि वो एक फैन है, वो चुभाना चाहते हैं कि भूलो मत, वो सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो 2 साल पहले आया है, उसका अच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है। बताइए बताइए, तो कब पूरी कर देंगे आप? चल रहा, मैं पहले बता चुका हूँ शुरू में ही कि उस पर काम अब तेजी से शुरू हो गया। ठीक है ना, चाहे ध्यान रखिए। बट एक बात बताइए, सारे हीरोज वेज क्यों हैं? ये क्या फंडा है? लेकिन मैं खुद वैसे तो मैच का सपोर्टर हूँ, और लेकिन ये नहीं है कि मैं अपनी कोई किसी के इस चीज़ पर थोपूँ। लेकिन कभी ये सोच के नहीं किया गया कि ये करेक्टर्स कोई वेज है या नॉन वेज है, ऐसा कुछ दिखाना है। आई थिंक डोगाल ने कई बार अपने कॉमिक्स में नॉन वेजिटेरियन फूड करा है। ऐसा नहीं है, तो हम वेज या नॉन वेज को वो नहीं करके देखते कि भाई ये गलत है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी फिलॉसफीज़ हैं जो आप अपनी कॉमिक्स के थ्रू समझाते हैं, ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि
बेटर पर्सन बनने के लिए rather than आग चुरा के भाग जाएं, आप उसको फेस करें? मैं सुपर हीरो बनने की कोशिश में एक बार एक बस वाले ने एक साइकिल वाले को शाम के समय टक्कर मार दी, वो गिर गया। मैंने कार रोकी उसकी बस के आगे, और बस के आगे कार रोकी और मैं उतर के मैंने कहा नीचे उतर, और मैंने उस पर रिवॉल्वर तान दिया। ये नहीं सोचा कि ये नहीं उतरा तो क्या करूँगा, क्या मैं उस पर गोली चला, उस समय नहीं थी सेंस, मैंने तान दिया। अच्छा, वो डर गया। मैंने इवन रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया। ठीक है, जस्ट टू गेट दैट फील। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। Anyway, वो कुछ नहीं, वो बचपना था वो। तो खैर एक टाइम ऐसा था कि मैं वेस्ट वगैरह वो पूरा जो चेस्ट वाला होता है वो लगा के, मुझे एक फोटो चाहिए सर, वो वाली। अब कहाँ मिलेगी। हाँ, वैसे आप खिंचवा सकते हो, ले लेती है। ओके, तो आप रोल करते थे गाड़ी में? हाँ, अरे मैंने बहुत गलत काम करे। मैं क्या करें, अब आगे की बेवकूफ़ी सुनो। मैंने कहा कि भाई इसको उठा और बस में ले और क्या नाम है, हॉस्पिटल लेके जा। तो उसने बस में उसको डाल दिया। अब डाल दिया, उसके बाद वो ले गया। अब मैं सोच रहा कि मैं इसकी साइकिल के पास रुकूं या इसके पीछे जाऊं, तब तक वो निकल गया। उसके बाद मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा हो सकता है आगे एक नाला पड़ता है, इसको क्या है तो उठा के नाले में डाल देगा। तब तक चिड़िया उड़ चुकी थी। जी। एनीवेज, फिर बाद में मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैंने कहा चलो ये तो कर लिया। आपने फॉलो किया उसे, मतलब नाले तक? मैंने फॉलो किया, उसके बाद वो निकल चुकी थी ऐसी दूर से। अपने मन में इस बात को उसका जुड़ा कि ये जो तूने करा वो क्या है। मैं दिमाग में आया कि अगर वो कह देता कि नहीं कर लो जो करना, मैं नीचे नहीं आता, नहीं लेके जाता, मैं कहा, तुम मुझे गोली मारनी पड़ती या मुझे वापस जाना पड़ता। तो खैर उस दिन के बाद से मैंने फिर वो उठा के दराज में बंद कर दिया। एक इम्पल्सिव एक रिएक्शन आता है, इसके बाद आप रोक लेते कि हैं। मैं कई बार, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, मैं अपनी गली में बना हुआ था और ऐसे ही एक और बस ने बिल्कुल गली के बाहर किसी तरह से गली को हिट किया। मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उसकी सबसे पहले चाबी निकाल ली और मैंने कहा भाई तो जो है मैंने उसको कोई टास्क बोला था, मैं आके अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, उनके साथ मैं खड़ा हो। मैंने कहा अब ये कहाँ जाएगा, मुझे पता ही नहीं था कि इनके पास 2 चाबियाँ होती। उसने दूसरी चाबी, यूजुअली दूसरी चाबी आदमी रखता नहीं है। नहीं ये लोग रखते हैं, बस वाले और ये लोग ट्रक वाले, ये लोग रखते हैं। इनके साथ होता है कि मानो पुलिस वाले ने निकाल दी, किसी ने शरारत कर ली, तो ये 2 चाबियाँ रखते हैं। ऐसी मेरे अंदर ये मतलब भावना है कि अगर मैं रास्ते में देखता हूँ किसी को जरूरत है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको उनकी याद करूँ, उन्हें जहाँ जरूरत हो आप देखेंगे चीज़ें आप इतना कर सकते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट में मेरे सामने ही हुआ था, तो उसमें 2 बालक थे, अपने स्कूटर से जा रहे थे, 2 व्हीलर से, और वो इस तरफ को देख रहे थे और आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था जो उन्होंने नीचे का पड़ा हुआ था और वो मेरे सामने उसके अंदर घुस गए। तो उनमें से एक को चोट आई बहुत ज़्यादा, जो ड्राइव कर रहा था। तो मैं उसको अपनी कार में लेके हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर हॉस्पिटल ले गया तो अब हर कोई ये पूछ रहा, तो लगने लगा लोगों भाई आपने तो नहीं मारा। मेरे दिमाग में बात आई थी, मेरी सिस्टर बैठी थी उस दिन, वो भी कतरा गई थी और मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, भाई मदद करनी है तो करनी है। जब मैंने नहीं मारा तो मैंने नहीं मारा, और वो ट्रक वाला उसी समय भगा के ले गया था, तो कोई विटनेस भी नहीं था। अक्सर ऐसा होता है ये। तो मैं रुका जब तक उसके माता पिता नहीं आ गए। मेरे को उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ था, तो उन्होंने उसको कहा थैंक यू कह के फिर मैं उसके बाद में निकल गया जिस काम से। बट इससे मुझे याद आता है भी रिसेंट का जो दिल्ली का शाहबाद डेयरी का जो कांड हुआ है, वो बहुत ही अपसेटिंग था। और उसमें
उस लड़की को जिस तरह से पब्लिकली उसने मर्डर हुआ है वो तो ये विषय तो हमारे समाज का है, जी जी किस तरफ जा रहा है सबको देखना चाहिए। बहुत ही दुख होता है। और अपने अपने परिवार, अपने सर्कल में इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए उन्हें कि ये गलत हो रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए हम अपने परिवार में अपने बच्चों को मैं सोचता हूँ सर कि वहाँ पे अगर मैं होता तो क्या मैं उसे रोक पाता उस लड़के को, मुझे समझ नहीं आता। ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मैं सोचता हूँ या तो मुझे डर लगता उस केस में, वो जिस तरह से चाकू मार। ये डिपेंड करता है। हाँ जी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जा रहा था कहीं पे, और झंडे वाला मंदिर के पास वहाँ पर जो रोड बनती है तो जो मोटी वाली जो उसकी होती है वो पड़ी हुई थी, लई बंद। वहाँ दो जने लड़ रहे थे, तो मैं कार रोक के मैं घुस गया बीच में छुड़वाने के लिए। और उसके बाद जो ग्रुप थे, 2-3 एक तरफ थे, एक तरफ का, मैं बीच में चला गया। सो वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। पत्थरबाजी के आगे तो आप क्या रुकवाओगे, आप पत्थरबाजी में क्या अपना सर बचाना होता है। थोड़ा सा पीछे हो गए। उसके बाद फिर भीड़ भीड़, वो टाइम ऐसा था कि लोग बीच बचाव करते थे। आज का समय कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। तब था लोग बाग आते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, बोलते थे। तो मैंने भी वीडियो देखी, उसमें तो लोग बाग ऐसे मुंह फेर के निकल रहे हैं। अरे कम से कम 100 लोग गए हैं और उस लड़के ने जब तक चाकू मारा, और लेकिन उसे देख के मैं खुद इतना घबरा गया था कि मैं सोच रहा था कि क्या मैं जा पाऊंगा, अगर ये 100 लोग नहीं जा पा रहे हैं तो मेरे में इतनी हिम्मत होगी कि मैं जाके उसे रोक पाऊँ। वो मतलब मेरे खुद से भी सवाल था, और मैं उसका जवाब देने तो असमर्थ था। तो एड्रेस करना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए। एटलीस्ट वो चीख तो सकते थे, चिल्ला तो सकते थे। वो तुम्हारे ऊपर थोड़ी कुछ कर रहा था, वो अपना उसका कोई टारगेट था, उसके साथ कर रहा था। एटलीस्ट 4 जने मिल के खड़े होके बोलते तो सही, तो हो सकता था कि वो 2 चाकू मार के रुक जाता। ये हो सकता था कि वो 2 चाकू मार के रुक जाता, भागने की सोचता। क्योंकि हर इंसान के पास, अब हम इतने अकेले हो गए हैं कि हमें उसके पड़ोस के घर पर नहीं था कौन है तो ये बेसिकली ये फैलता जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमें आपस में बैठ के अपने घरों में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में डिस्कस करना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है और क्या क्या स्टेप इस पे भी हम उठा सकते हैं। तो ये नहीं कह रहा कि आप भी हिंसक हो जाए। एटलीस्ट जब वहाँ खड़े हो जाओ 20 जनों को, शायद वो 20 जनों को साथ में खड़ा हुआ देखता वहाँ, तो वो रुक जाता। जी। कोई ऐसा वाक्य है हिस्ट्री का जो आप जाके वापस चेंज करना चाहते हैं? कभी आपको लगता है कि काश अगर मेरे पास ये टाइम मशीन आए तो मैं इससे पीछे जाऊं टाइम में और ये चीज़ बदल पाऊं? ये एक राइटर से पूछना मेरे शन नहीं, वो तो आप इमेजिन तो करते हैं, ठीक है, बट रियलिस्टिकली आपको लगता है कि इमेजिनेशन से परे जो एक फैक्ट है कि या तो मैं एनवायरनमेंट चेंज को किस तरह से वापस कर पाता, या तो मैं वर्ल्ड वॉर नहीं होने देता, या तो फिर कुछ ऐसा करता कि मैं आग ही नहीं पैदा होने देता तो इंसानियत ही नहीं आगे बढ़ती। हाँ नहीं, आग नहीं, पहिया नहीं, भैया नहीं होता। क्योंकि मेरे मन में आता है कि जैसे विकास के नाम पे जो विकास जिसे हम कह रहे हैं, उस विकास की दिशा आप कहीं मोड़ सकते हैं किसी जगह पे आके, आप ऐसे चाहते हैं? आप कुछ ही नहीं कर सकते, जो होना वो होना है। जी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है ये आइडेंटिफाई करना कि कब क्या गड़बड़ हुआ, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। आप आज भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं जो गलत है, आप उन्हें ही रोक लो। जब आप उन्हें ही नहीं रोक सकते तो आप पीछे पीछे क्या कर लोगे जाके? कुछ ही नहीं कर पाओगे। आप वहीं खड़े होंगे, उसी सोच के साथ खड़े होंगे। आप पीछे जाके आज की सोच में नहीं होंगे। होगे भी आप आज की सोच में, तो आप जो लोग बदल रहे होंगे उन्हें बदल नहीं सकते आप। उन्हें नहीं पता लगेगा क्या बोल रहा है ये। अरे भाई भैया जरूरत है, हाँ जरूरत है। तो सब पे अपना अपना टाइम होता है, सबकी ज़रूरत होती है। ऑल राइट, सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं जो फैंस ने पूछे हैं, ठीक है। डोबी से पूछते हैं कि परमाणु, स्टील, एंथनी गमराज, ये थोड़ा लेस डिस्कस्ड कैरेक्टर्स हैं जो पिछले पॉडकास्ट में हमारे सुने थे बाकी ऑडियंस ने। तो वो पूछते हैं कि इनके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी? भैया प्रहलाद दुबे फ्रॉम कैलकाटा। ऐसा है
कि उस समय बहुत सारी कॉमिक्स निकालनी थी, डिमांड थी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाज़ार में था जो बटोर सकते थे, इसलिए निकाले। कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं थी, बस सोच थी एक जो आ गई। हाँ, नए नए कैरेक्टर्स लाने थे, लेकिन कोई इतना, जो सच्चाई वाली बात है, कोई इतना मतलब कॉन्क्रीट प्लॉट नहीं हुआ है, कोई उतना विचार के साथ नहीं शुरू करे गए। जो था वो अभी अल्फा कॉमिक्स में क्या नहीं आने वाला है, आई थिंक हम वो बात कर चुके हैं। कुछ 6 कॉमिक्स हैं लाइंड अप इस साथ। नहीं, मैं अभी तक हम लोग 15 करेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, 15। हाँ, और सभी कोशिश ये कर रहे हैं 99% जो है स्टैंड अलोन हो, पहली कॉमिक्स में ही कहानी ख़त्म हो जाए। जी। सभी कॉमिक्स अलग अलग पेजेस की है, किसी में 60 पेज की है, कोई 80 पेज की है, कोई 150 पेज की है, कोई 100 पेज की। आई थिंक अभी ज्ञान जी पूछते हैं, अब इंग्लिश, अब आई थिंक सुपर कमांडो की आपने रिप्रिंट निकाली इंग्लिश में, बाकी कॉमिक्स कब निकालेंगे? ये थोड़ा सा चल रहा है, वो सब चल रहा था। ऑन द पाइपलाइन। ठीक है। संजय साहू जी पूछते हैं, अल्फा कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर डिज़ाइन बताइए। अल्फा कॉमिक्स के टाइम जब आएगा तो वो तभी बता। हाँ। अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है। राज कॉमिक्स ऑफिशियल ग्रुप की बात है, कुछ सवाल करने वालों को म्यूट कर दिया है ऐसा क्यों? नहीं, अब तो लोगों सवाल ही नहीं पूछते। अब वहाँ पे आई थिंक टाइप करने का ऑप्शन चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, तो मजाक वाली बात है। अगर किसी दायरे में रह के सवाल पूछे जाएंगे तो अवश्य उसका जवाब दिया जाएगा। अब सारंग जी मुझसे बेंगलोर में मिले थे, तो वहाँ भी सवाल किए थे, वहाँ भी जवाब दिए थे। सारंग जी अब भी सवाल करते हैं, जो जिनका जवाब होता है वो जवाब दे दिया जाता है। आप पे आरोप है कि पवन और नूतन कॉमिक्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं, पवन कॉमिक्स हमारे पास वही है, राइट। और नूतन कॉमिक्स का जो करेक्टर भूतनाथ है वो सनलाइट सीरीज में आ ही गया है, और इसके 1-2 करेक्टर और हैं जो भी आगामी जो अगले महीने कॉमिक्स आएंगे सेट, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप बड़े इवेंट्स पे ध्यान देते हैं क्या? छोटे बुक सेलर्स तक रीच करने की एफर्ट्स होते हैं उतने, या फिर इवेंट्स ही मेन रहते हैं आपके? इवेंट्स मीन्स कॉमिक कॉन? जी, कॉमिक कॉन, वर्ल्ड बुक फेयर, ये मेन रहते हैं, या छोटे बुक सेलर्स को छोटे बुक सेलर्स तक आपका रीच करना? ऑफलाइन कह रहे हैं, ऑफलाइन offline। सेलर्स, वो ऑफलाइन बुक सेलर्स तक जो मार्केटिंग का है, वो हमारा डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग का है, इस साल के एंड तक आपको कई जगह ऑफलाइन में मिलेंगी। जी। और यहाँ पे फैन सेगमेंट एंड करते हैं। बाकी कुछ सवाल होंगे वो हमने पहले इंक्लूड कर लिए हैं, सो होप इट्स ऑल गुड। पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा, बहुत सारे फैंस इस बारे में जानना आते हैं। प्राइसेस 32 कॉमिक की, 32 पेज की, 40 पेज की कॉमिक 100 रुपीज़ में, सबका दुख है कि कैसे मैनेज। 200 रुपीज़ में हाउ डू वी मैनेज? वो ये तो मैं ही जानता हूँ मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। कॉस्टिंग ज़्यादा है, फिर भी मैं तो उसमें निकाल रहा हूँ। तो अब फैंस जानना चाहते हैं कि अब ऑब्वियसली आर्टिस्ट कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, इंकिंग, राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट ऐसा क्या मास प्रोडक्शन या ऐसा क्या चेंज आपके हिसाब में आ सकता है जिससे ये कॉस्ट कम हो जाए? मतलब आपके पास ही इसका सोल्यूशन है? सॉल्यूशन बस यही है कि अगर हमारी कहानियाँ अच्छी होंगी, पॉइंट्स अच्छी होंगी, सेल्स बढ़ेंगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, तो वॉल्यूम पे मेन है। ओके, सो मेन है वॉल्यूम, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कॉमिक्स इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए ऐसा है, प्राइस का जो पेन पॉइंट है वो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मैं क्यों लगातार उसको प्राइस को जो लग रहा है कि आपको ज़्यादा है, क्यों करूँ? क्योंकि अभी मेरे हाथ में एक हद तक इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा बाकी रीडर्स को थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा रीच बढ़े। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि बायर को, रीडर को कुछ करना है, उन्हें कहानियाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी कहानियाँ अच्छी होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ 200 रुपये में ठीक है, तो आप लेंगे। वेल वी आर होपफुल कि वो मिनी सीरीज से कुछ इम्पैक्ट डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि अगर सिंस अब कलेक्टर एडिशन के हिसाब से बुक, मैं मिनी सीरीज इसलिए नहीं निकालता कि उससे कॉमिक्स इशेड करूँ पर मैं मिनी सीरीज इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से अभी देखना चाहते हैं
उसी तरह से मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वो तो इम्पेरेटिव है सर, लाइक वो तो एक हम देखना इसलिए चाहते हैं कि हम उनको किताबों पे देखते आए हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस वैसे ही नहीं लेके आएगी, हो सकता है बहुत सारे ऑडियंस तो लेके आए अपने लिए, अब मैं तो अपने मिनी बच्चों सीरीज को के लिए। बिठा के दिखाऊं। हाँ ठीक है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो बुक्स पे कन्वर्ट हो। ठीक है, तो बुक्स पे जो भी अगर सेल बढ़नी है तो वो या तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी या फिर आपका जो जो भी स्टोरी लाइन होगी, स्टोरी लाइन होगी। सॉलिड होगी, उस पर नहीं डिपेंड करता है। यू एग्री विद दैट? सो मशीन्स, प्रिंटिंग मशीन्स किस तरह से चेंज हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ 40 इयर्स? मतलब अब थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई हैं, क्या चेंज आया है मशीन्स में अभी तक? मशीन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस साइज उतना ही रहा है, मतलब दे डू सेम साइज। मशीन में कोई प्रिंटिंग कैपेसिटी किस सब वही 20 साल पुरानी मशीन है, वही चलते। सेम यूज कर रहे हैं? नई मशीन हिंदुस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ओके। तो जिस भी प्रेस में ज़्यादातर 99% जो प्रेसेज हैं वो बाहर जाके पुरानी मशीन खरीदते हैं, जो जो वो डिस्कार्ड कर देते हैं। वो मशीनें यहाँ नई कहलाई जाती। अब कुछ लोगों ने बेटर जॉब्स के लिए नई मशीन लगानी शुरू करी हैं, लेकिन उनका जो प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा। ओके, सो दैट इज समथिंग। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, आपके पास जो बेस्ट प्रोडक्शन आ रही है वो नई मशीन से हो या पुरानी मशीन से हो। प्रोडक्शन तो है, बट जस्ट किस स्पीड पे और किस किस लेवल पे कितने पेजेस पर मिनट प्रिंट आउट हो रहे हैं, या फिर इज दैट रियली इम्पैक्टफुल? तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी सेल कितनी हो रही है। आई थिंक उस टाइम पे इट विल बी मच अ बेटर थिंग टू डू। अब 2-4 फटाफट वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप नेक्स्ट बर्थ में कोई एनिमल या कोई पर्सनालिटी बनना चाहेंगे, सो व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी बोर्न एज? स्नेक और डॉग? नहीं, एलिफेंट। ओके, अमेजिंग। डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? रीइंकार्सरेशन वाला कॉन्सेप्ट आप मानते हैं, और दिस लाइक एंड से मैं इतना सोचते नहीं? मतलब अपने लिए नहीं सोचता, मैं कहानियों के लिए सोचूंगा अच्छा, कि क्या मज़ेदार चीज़ हो सकती है, इसमें से क्या निकाल सकता हूँ मैं। अपने बारे में। अपने बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में तो मैं प्रैक्टिकल हूँ, जब तक हूँ तब तक मेरे को जो करना है वो करना है। 3 फेवरेट सीरीज या बुक्स जो तो आप आपको एलिफेंट इसलिए मैंने बताया कि हाँ वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, एलिफेंट में एक खासियत है, अच्छा, उसमें इतनी ताकत, ठीक। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो हिंसक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं है, आप उसको तंग करोगे तो वो हिंसक है। नहीं, कभी कभी हो जाते हैं, लाइक ड्यूरिंग मेटिंग सीजन एलिफेंट्स आर वेरी आप वाइल्ड। क्यों जा रहे हो उसके मीटिंग सीजन में? आपके रूम में कोई आएगा तो हम जा नहीं रहे, बट इट्स जस्ट दैट कि उस टाइम पे वो इतने वाइल्ड होते हैं कि अगर कोई गलती से भी उनके रास्ते में आ जाए, सो दे गेट वेरी एब्रेसिव। ना फिर वो तो बेचारा फंस गया वहाँ ना 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 इतना सीधा साधा प्राणी है वो। उसके उसकी मतलब जो उसके अंदर ताकत है उसको देखते हुए वो अपने परिवार के साथ रहता है, वो केयर करता है वो। अग्रीड। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हमने लाइक हाथियों के साथ गलत तो ये किया कि इतने सारे जंगल का डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ये। मेरे मतलब ये है कि इतना बड़ा झुंड है जो कि इतना ताकतवर है, वो ताकत में के नशे मतलब में ताकत है, वो उसके कारण किसी का घर तोड़ने या वो करने बहुत सारे रौन सकता है, बहुत सारे गाँव चले जाएंगे और कर सकते हैं वो। हाँ चलो, गाँव वगैरह तो ये तो अपने जगह पे तो संभल है। जी जी बिल्कुल। सो वापस आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप अगर किसी आइलैंड में फंस जाते हैं या अपने घर पे फंस जाते हैं 1 महीने के लिए, सो कौन सी 3 बुक्स अपने पास रखेंगे? तो खाना वाना है मेरे पास, खाना वाना है, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ किताब है? गीता रखूँ, भगवद गीता, और मैं रामायण रखूँगा। ठीक है। नागराज और ध्रुव? तीसरी किताब मेरे ख्याल में किताब ना हो केवल कॉपी होगी, तो होगी। मैं एक कॉपी एक्स्ट्रा दे दी आपको, आप तीसरी आप फिर भी किताब बता दीजिए। नहीं, मैं मतलब आपने क्योंकि बुक पूछा तो मैंने बता दिया। रीड करनी है। मैं क्या नाम है, प्रेफर करूँगा कि मुझे एक डायरी मिले। राइटिंग मटेरियल? हाँ, अगर 3 है तो मुझे 3 डायरी मिले। अच्छा अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है। सो एक सेलिब्रिटी जिसके साथ आप उम्मीद करते थे एक शाम और या फिर एक डेट जाना, बट कभी वो हो नहीं पाया? ऐसा कोई नहीं है। आप वासु, आप प्लीज रूम से जा सकते हैं, हम थोड़ी देर। नहीं, सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है।
मैं अगर पसंद करता हूँ किसी को तो मैं लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी, क्योंकि somehow आजकल लोगों को कंट्रोवर्सी से ज़्यादा मज़ा आता है। somehow मेरे को बहुत इंस्पायर किया इन्होंने थ्रू आउट माई जर्नी, कि इन्होंने क्या नाम है, पूरे के पूरे देश को, इनमें ऐसी स्थिति थी कि ये एक पूरे के पूरे देश को इंस्पायर कर सकते थे, किया इन्होंने। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ कि आपको अगर कुछ बनना है तो ऐसा बन जी। ठीक है। अब लोग उनकी 100 गलतियां बताएंगे, होंगी हर इंसान, क्योंकि वो इंसान है, गलतियां सब में होंगी, सब ने भूल भी होंगी, लेकिन जो चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी वो मैंने अपने जीवन में हमेशा के लिए डाल दी कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा देश को गर्व महसूस करवा सको, ऐसे काम कर। सो इसी नोट पे हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच संजय जी, ये अमेजिंग डिस्कशन, बहुत मज़ेदार कॉन्वर्सेशन, और ये मसालेदार पॉडकास्ट हुआ है इस बारी। पिछली बार थोड़ा सीरियस था बट इस बार हमने बहुत मस्ती की है। थैंक यू सो मच। ये टाइम, ये मौका कभी कभी आता है, सो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एंजॉय कर सकूँ एज मच एज पॉसिबल। सो इट वाज अ प्लेजर। और सभी जुनूनीस को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी तक। और वो लाल बटन बिल्कुल देख लें, बहुत ज़रूरी है उसे सब्सक्राइब पे दबाना, क्योंकि आजकल वही है अपनी रोटी पानी। सो थैंक यू सो मच। और एक और बार संजय सर का सबको नमस्कार, मेरा भी सबको नमस्कार। धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बरसाते रहें। राज कॉमिक्स के हम सभी फ़ैन हैं, और आगे भी आने वाले मौके जितने रहेंगे अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे हम, कोई चक्कर नहीं।